बेटी जब भी घर आती बुझी बुझी रहती, दामाद से उसकी वजह पूछती तो बात गोल मोल कर जाता। शौहर से अक्सर कहती कि बेटी के ससुराल जाकर वजह मालूम करे, मगर वो मेरी एक न सुनता। एक दिन तंग आकर मैंने चादर उठाई और उसकी सास से लड़ने चल पड़ी। वहां पहुंची तो मेरे होश उड़ गए कि सास के कमरे में उस रात, जमीला मैं देख रही हूँ तेरे चेहरे पर रौनक नहीं है, कोई परेशानी है क्या? मैंने कहा नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है। अम्मा ने कहा अरे सब कैसे ठीक है, जब भी तू मुझसे मिलने आती है तेरा चेहरा उतरा हुआ होता है। मैं चावल सुन रही थी, मैंने चावलों की प्रात अम्मा के गोद में देते हुए कहा कि ले अम्मा तू खुद चुन ले चावल। कहा ना कोई बात नहीं है। ये कहते हुए मैं उठी और कमरे में चली गई। अम्मा खामोश हो गई। कुछ देर बाद मेरे 3 बहन भाई घर में दाखिल हुए। वो इस टाइम ट्यूशन पढ़ने जाते थे। तीनों ही स्कूल में पढ़ रहे थे। मुझसे छोटी बहन 9वीं क्लास में, जबकि 2 छोटे भाई, एक 8वीं में और दूसरा 7वीं जमात में पढ़ रहा था। सबसे छोटे भाई ने घर के अंदर दाखिल होते ही स्कूल बैग चारपाई पर फेंका और चिल्लाया, अम्मा गर्मी बहुत है, ट्यूशन और स्कूल आते जाते दिमाग खराब हो जाता है, मेहरबानी कर एक साइकिल ही खरीद दे। अम्मा ने कहा यही फरमाइश बाप से करनी थी ना, फिर वो तुम्हें बताता। छोटी बहन हंसते हुए बोली, हाँ अब्बा तो सीधा जूतों से समझाते हैं। मैं कमरे से निकल आई। मैंने कहा अम्मा जब मैं आती हूँ तो तकल्लुफ करने बैठ जाती है, क्या जरूरत है पुलाव बनाने की? मैं तुझसे मिलने आती हूँ, मगर इस घर के हालात देखती हूँ तो नवाला भी हलक से नहीं उतरता। अम्मा ने कहा इस घर के हालात सदियों से ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। जिससे हालात बदलने हैं उसे ही कोई फिक्र नहीं है, तो मैं और तू क्या कर लेंगे? और तू अकेली मुझसे मिलने नहीं आती, मेरा दामाद भी आता है। अब वो शाम को तुझे लेने के लिए आएगा तो क्या मैं उसे 1 गिलास पानी पिलाकर वापस भेज दूं? मैंने कहा अम्मा ऐसी बात नहीं है, मेरा शौहर बहुत अच्छा है। अम्मा बोली अच्छा होने का ये मतलब तो नहीं कि हम किसी अच्छाई के बदले उसकी इज्जत ही ना दें। मेरे दामाद को भी तो पता चले ना कि वो अपने ससुराल आया है, उसकी भी तो आओ भगत हुई है। तेरा बाप तो सदा ही से ऐसा है। ये कहकर अम्मा बावर्ची खाने में चली गई। मगरिब होने वाली थी। अम्मा खाना बनाने में मसरूफ हो गई। मैं भी बावर्ची खाने में चली आई और अम्मा का हाथ बटाने लगी तो अम्मा ने कहा, ना मेरी धी, तू तो थोड़ी देर के लिए मेहमानों की तरह आती है, यहाँ आकर भी तुझे ही काम करना पड़े तो क्या फायदा। बहन ने मुझे कुर्सी लाकर दी और बोली, आपा आप यहाँ बैठ जाएं, मैं हूं ना अम्मा के साथ काम कराने के लिए, आपको क्या टेंशन है। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा अम्मा अब्बा जो दिहाड़ी लगाते हैं तो पैसों का क्या करते हैं? अम्मा ने कहा पता नहीं पुत्र क्या करता है, मगर एक नई खबर है कि तेरा बाप सिगरेट पीने लग गया है। मैं हैरत से उछल पड़ी, क्या सिगरेट? अम्मा बोली, हाँ सिगरेट। कभी कभी सोचती हूँ बच्चों को लूं और बड़े भाई की तरफ चली जाऊं, वो भी हमेशा के लिए। अल्लाह गवाह है तेरे बाप के साथ मैंने कैसे गुजारा किया है। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, कौन सी खूबी है जो तेरे बाप में नहीं है। मैंने तो अब सब्र कर लिया है, सवाल जवाब करना छोड़ दिया है। बेटों का भी आसरा है, कुछ साल मुश्किल के और निकाल लूं, मेरे बेटे कल को मेरा सहारा तो बनेंगे, बाप की तरह धक्के तो नहीं देंगे। मेरा छोटा भाई बोला, खुदा का खौफ कर अम्मा, हम अपनी माँ को कभी नहीं छोड़ेंगे। इतने में दरवाजा खुला। अब्बा घर के अंदर दाखिल हुए। मैंने अब्बा को खड़े होकर सलाम किया। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा और खामोशी से कमरे के अंदर चले गए। मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। दिन ब दिन अब्बा की सेहत भी खराब होती जा रही थी। न जाने उनकी जिंदगी में कौन अहम था, क्योंकि कम अज कम हम तो नहीं थे। शाम के 8 बजे मेरे शौहर मुझे लेने के लिए आ गए। मेरे शौहर की मार्केट में अपनी छोटी सी दुकान थी। मैंने मैट्रिक किया था, शक्ल सूरत अच्छी थी, तो मैट्रिक करते ही मेरा रिश्ता आ गया। मेरा ससुराल खुशहाल था। अम्मा के भी देखे भाले लोग थे, लिहाजा अम्मा ने फौरन ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मेरी शादी को भी 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी औलाद की नेमत से महरूम थी। मेरे ससुराल में सब लोग ही बहुत अच्छे थे, मुझे किसी से शिकायत न थी। बस कुछ दिनों से मेरी सास का रवैया पहले जैसा नहीं रहा। न जाने इसकी क्या वजह थी। अम्मा ने दस्तरखान पर खाना लगाया, हम सब ने मिलकर खाना खाया। अम्मा से जितना हो सका उन्होंने दामाद की आवभगत की। खाने के बाद मेरे शौहर ने वापसी की इजाज़त ली और हम घर आ गए। अगले दिन शाम के वक्त मैं पौधों को पानी दे रही थी। मेरी सास सेहन में चारपाई पर बैठी सब्जी बना रही थी। बोली, जमीला तेरा अब्बा मंडी में अच्छा भला सब्जियों और फलों का काम करते हैं, मगर फिर भी तुम लोगों के घर में हर वक्त पैसों को लेकर हाय हाय होती है, आखिर वजह क्या है? तेरे अब्बा पैसों का करते क्या है? सास ने इतना कहा, शर्म से मेरी नजरें झुक गई। अब मैं इस सवाल का क्या जवाब देती जिसका जवाब हमें खुद आज तक नहीं मिला। मैंने कहा, पता नहीं अम्मी, हमें तो अब्बा यही कहते हैं कि कामकाज नहीं है, महंगाई बहुत है।
मेरी सास बोली, हाँ महंगाई तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन सब्जी तो ऐसी चीज है ना जो आवाम ने खरीदनी ही खरीदनी है, खाएंगे नहीं तो क्या भूखे मरेंगे। मैंने पानी वाला पाइप क्यारियों में छोड़ा और बोली, अम्मी आप अब्बा से कौन इतने सवाल करे, आप तो नहीं जानती हैं। वो बोली, हाँ बिल्कुल, शब्बीर भाई के गुस्से को कौन नहीं जानता। चलो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। चंद दिन बाद ईशा की नमाज के बाद मैं अपने कमरे से निकली। ईशा के बाद मेरी सास को चाय पीने की आदत थी। मैं किचन में गई, 2 कप चाय बनाई, क्योंकि मेरे शौहर भी उनके पास ही उनके कमरे में बैठे हुए थे। जैसे मैं दरवाजे पर पहुंची तो अंदर से आती आवाज़ों ने मुझे चौंका दिया। बेटा ऐसा कब तक चलेगा, रिश्ते इस तरह अंधे होकर नहीं चलते हैं। ला हौला वला, उन्होंने तो हमारा दरवाज़ा ही देख लिया है, या तो तुम अपनी बीवी से बात करो या मैं करती हूँ। इतने में बाहर का दरवाज़ा खुला। मेरे ससुर भी ईशा की नमाज अदा करके आ चुके थे। मैंने जल्दी से सास के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी कि कहीं मेरे ससुर की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वो ये न कहें कि मैं छुपकर सास की बातें सुन रही हूँ। मेरी सास की आवाज़ आई, हाँ अंदर आ जाओ जमीला। मेरी सास अपने बेड पर बैठी हुई थी और मेरे शौहर उनके पास ही बैठे हुए थे। मैंने ट्रे टेबल पर रखा और चाय का कप अपनी सास को दिया। इतने में मेरे ससुर भी कमरे के अंदर चले आए। चाय देखते ही बोले, जमीला चाय का ये कप मुझे दे दो, ताहिर को दूसरा कप बना दो। इतने में मेरे शौहर भी उठकर खड़े हो गए और बोले, जमीला चाय के 2 कप बनाकर बाहर सेहन में ले आओ, हम बाहर बैठकर चाय पियेंगे। मैंने कहा, जी बेहतर। मेरे शौहर कमरे से बाहर निकल गए। मैं किचन में चली आई। मैंने चाय तैयार की और सेहन में पहुंची। मैंने शौहर को चाय का कप दिया और खुद चाय का कप लेकर उनके करीब ही बैठ गई। मैं इंतजार कर रही थी कि शायद वो मुझसे कुछ कहें, मगर वो खामोशी से चाय पीने में मगन थे। आखिर मैंने खामोशी तोड़ी और बोली कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल अम्मी मुझसे खफा खफा सी रहती हैं, हो सकता है मेरा वहम हो। मेरे शौहर फौरन बोले, वहम ही है, फिक्र न करो, परेशानी की कोई बात नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उन्होंने चाय खत्म की, कप रखा और बोले, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। ये कहकर वो चले गए। कुछ तो था जो वो मुझसे छुपा रहे थे, जो मैंने अपने कानों से सुना था। मैं सच झुटला तो नहीं सकती थी। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी सास का मेरे साथ रवैया निहायत अच्छा था, इसीलिए उनके रवैये में जरा सी भी तब्दीली मैंने महसूस कर ली थी। अगली सुबह हम नाश्ते से फारिग ही हुए थे कि मेरे शौहर के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन आया। मेरे मायके से हमसाई का फ़ोन था। उसने मेरे शौहर से कहा कि मेरे शौहर ने जवाब दिया कि हम अभी आ रहे हैं और फ़ोन बंद कर दिया। मेरी सास बोली, क्या हुआ ताहिर? मेरे शौहर कहने लगे, सुबह सुबह जमीला के अब्बा और अम्मा का किसी बात पर झगड़ा हुआ है। चाचा ने जमीला की अम्मा को बहुत मारा है और घर से चले गए हैं। उनकी हमसाई से फ़ोन था, खाला बेहोश हो गई हैं और उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या अम्मा बेहोश हो गई हैं? वो बोले, तुम चादर लो ताकि हम जल्दी से अस्पताल पहुंचे। मैंने जल्दी जल्दी चादर ओढ़ी। मेरी सास ने कहा, अल्लाह शबीर भाई को हिदायत दे, उन्हें परवाह ही नहीं है कि वो इस उम्र में क्या करते फिर रहे हैं। मेरे ससुर बोले, लगता है मुझे शब्बीर से बात करना पड़ेगी। मेरी सास ने कहा, तो करें ना बात, आपको किसी ने रोका है क्या? मैं और मेरे शौहर घर से निकले। हमने रिक्शा किया और शहर के बड़े अस्पताल पहुंच गए। अम्मा वार्ड में दाखिल थी और उन्हें होश आ चुका था। नर्स ने बताया कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं, अम्मा का बीपी लो हो गया था और अब वो बेहतर है। अम्मा को ड्रिप लगी हुई थी। नर्स ने कहा कि ड्रिप खत्म होने के बाद हम इन्हें घर ले जा सकते हैं। पड़ोस की खाला अपने बेटे के साथ आई हुई थी, वो हमसे मिली और वापस चली गई। ड्रिप खत्म होने के बाद डॉक्टर ने अम्मा को डिस्चार्ज कर दिया। हम अम्मा को लेकर घर आ गए। मेरे शौहर ने कुछ पैसे मेरे हाथ पर रखे और कहा, शाम तक अगर घर आना चाहो तो पड़ोस से मुझे फ़ोन करा देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये कहकर वो चले गए। मैंने अम्मा से तफसील पूछी तो वो बोली कि घर में लड़ाई झगड़े की एक ही वजह है, तेरे बाप का घर पर खर्चा ना देना। 3 बच्चे हैं, उन्हें स्कूल जाना है तो नाश्ता करके जाना है, वापस आना है तो उन्हें खाना भी तो चाहिए। तेरा बाप खुद तो सारा दिन घर पर होता नहीं है, उसे लगता है पीछे भी घर में इंसान नहीं रहते। मैं क्या करूं? सोच रही हूं कि तेरे मामू को बुला लूं, वही आकर तेरे बाप से बात करेंगे। मेरा दिल पहले ही गमगीन था। अम्मा की बातें सुनकर मैं रो पड़ी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ जमीला, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, अम्मा मालूम नहीं, मेरी सास आजकल मुझसे खफा खफा रहती है, कोई शिकवा भी नहीं करती, मगर उनका चेहरा उनके दिल का हाल बताता है। अम्मा मुझे डर लगता है कि कहीं मेरा मुस्तकबिल तेरे जैसा ना हो। अम्मा ने कहा, हाय अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बातें कर रही है। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और बोली, फिक्र न कर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मगरिब हो गई। अम्मा ने कहा, ताहिर को बुला ले और अपने घर चली जा। लेकिन मैंने एक दिन अम्मा के पास रहना चाहती थी, मगर अम्मा ने जबरदस्ती मुझे रिक्शा करा दिया और घर के लिए रवाना कर दिया। अंधेरा हो चुका था। अम्मा के मुताबिक अब्बा भी घर लेट आते थे।
نہ جانے ابا کو کیا ہو گیا تھا، وہ ہمیشہ سے لاپرواہ تھے مگر اس قدر نہ تھے۔ گھر سے کچھ دور رکشے کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ رکشے والے نے کہا باجی چند قدم کا فاصلہ رہ گیا ہے، آپ کو تھوڑی تکلیف کرنا پڑے گی۔ میں رکشے سے اتری اور بولی کوئی بات نہیں بھائی، میں چلی جاؤں گی۔ گھر سے کچھ دور ہی تھی کہ گھر سے ایک شخص نکلا اور اندھیرے میں آگے چلا گیا۔ نہ جانے کون تھا۔ میں گیٹ کے قریب آئی، گھر کے اندر سے میری ساس کی آواز آ رہی تھی، طاہر کے ابا بس بہت ہو گیا، آپ کو بات کرنا ہی ہوگی، حد ہو گئی ہے۔ میں تو ان بیچارے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں، ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، لاوارسوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے گیٹ کھولا اور اندر چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی میری ساس خاموش ہو گئی۔ انہیں سلام کیا۔ وہ آج بولی تم تو وہاں رکنے والی تھی۔ میں نے کہا جی، مگر اماں نے زبردستی مجھے بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ اگلے دن میں نے اماں کو فون پر رات کا واقعہ بتایا۔ اماں نے کہا اچھا میں کچھ کرتی ہوں، تم پریشان مت ہو، میں پتہ لگاتی ہوں کہ تیری ساس کا رویہ تیرے ساتھ کیوں خراب ہوتا جا رہا ہے۔ چند دن خاموشی سے گزر گئے۔ اماں نے کئی بار ابا سے کہا کہ وہ میرے سسرال جائیں اور میری ساس سے بات کریں، مگر ابا ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکال دیتے۔ آخر ایک دن تنگ آ کر اماں گھر سے آ گئیں۔ میں نے گیٹ کھولا تو اماں نے کہا جمیلہ تیری ساس کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بیٹھک میں ہے، کوئی مہمان آیا ہوا ہے۔ میری ساس مجھے وہاں جانے سے منع کیا۔ اماں بیٹھک کی طرف چل پڑی۔ میں نے انہیں روکا مگر انہوں نے کہا کہ فکر مت کر، کچھ نہیں ہوگا، تو اندر جا۔ میں اندر چلی گئی۔ اماں بیٹھ کر دروازہ کھولنے لگی تھی کہ انہوں نے سنا کہ بھائی میں آپ کو ادھار کی یہ آخری قسط دے رہی ہوں اور تاکید کر رہی ہوں خدا را اپنے بچوں پر رحم کھائے۔ جواب میں آنے والی آواز نے اماں کو لرزا دیا۔ یہ ابا کی آواز تھی۔ وہ بولے آج میں اپنی بیٹی کو وہاں سے لے آؤں گا، اس کے بعد سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ گھر پر توجہ دوں گا۔ یہ سن کر اماں گھر سے باہر نکل گئیں اور چھپ کر ابا کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کس بیٹی کی بات کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر بعد ابا گھر سے نکلے، اماں بھی ان کے پیچھے ہو لیں۔ بلا شبہ میری اماں بہت بہادر اور جی دار خاتون تھی۔ ابا کا پیچھا کرتے کرتے اماں شہر کے صاف ستھرے علاقے میں پہنچی۔ ابا رکشے میں سوار تھے اور اماں کا رکشہ بھی ابا کے رکشے کے پیچھے ہی تھا۔ ابا کا رکشہ کوٹھی کے سامنے رکا اور وہ کوٹھی میں داخل ہوئے۔ اماں بھی ان کے پیچھے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئی۔ ابا ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوئے جبکہ اماں باہر کھڑے ہو کر ان کا باتیں سننے لگی۔ اندر سے آواز آ گئی کہ آ گئے ہو پیسے لے کر؟ ابا نے پیسوں کا پیکٹ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ آپ کے بقیہ پیسے ہیں، میری بیٹی میرے حوالے کر دیں۔ عورت بولی تم نے چھپ کر میری بیٹی سے شادی کی اور پھر اچانک غائب ہو گئے، جانتے ہو تمہاری بیٹی کو میں نے کس طرح دل پر پتھر رکھ کر پالا ہے؟ کئی بار دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دوں، اور میری بیٹی جس نے تم جیسے بھکاری سے شادی کی اسے اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا ہوا جلدی مر گئی ورنہ میں خود اسے مار دیتی۔ ابا نے کہا میری بیٹی کے بدلے جتنی رقم آپ نے مانگی تھی میں نے دے دی ہے، اب مجھے جانے دیں۔ وہ بولی کہ جاؤ اپنی پھٹیچر بیٹی کو، اس کا میں نے کیا کرنا ہے۔ اماں فوراً وہاں سے نکلی اور گھر پہنچ گئی۔ 1 گھنٹے بعد ابا بھی اپنی بیٹی کے ہمراہ گھر پہنچ گئے۔ اماں نے فوراً کہا شبیر صاحب یہ لڑکی اس وقت ہی اس گھر میں داخل ہو سکتی ہے جبکہ آپ مجھے حقیقت بتائیں گے، ورنہ چاہے آج کچھ بھی ہو جائے یہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ابا نے اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا اور بولے تم سے شادی سے پہلے میں ایک امیر ذاتی سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ عورت دل کی بہت معصوم تھی، ہم نے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ میرے ابو تمہارے ساتھ میرا رشتہ طے کر چکے تھے۔ ابو کو میری شادی کا علم نہیں تھا، انہوں نے شرط رکھ دی کہ اگر تم سے شادی نہ کی اور اسے طلاق نہ دی تو وہ مجھ سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ ادھر اس کے باپ کو بھی علم ہو گیا، اس نے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دی جس کا علم ابو کو بھی ہو گیا۔ محبت نبھانا بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ابو نے مجھے یہاں اس شہر میں بھیج دیا اور میری بیوی کو میری طرف سے طلاق نامہ بھجوا دیا، مگر وہ ان دونوں حاملہ تھی۔ میں یہاں آ گیا، اپنا حلیہ ہی بدل لیا، محنت مزدوری کرنے لگا، اچھی زندگی سے دل اوب گیا، مگر اتنے سالوں بعد انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ اس کی ماں نے مجھے کہا کہ چونکہ اس نے میری بیٹی کی پرورش کی ہے تو اسے اس پرورش کا معاوضہ چاہیے جو میں پچھلے 1 مہینے سے ادھر سے ادھر سے اکٹھا کر کے اسے دینے میں لگا ہوا تھا۔ اب میری بیٹی واپس آ گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، یہ کہہ کر ابا کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں وہی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی جمیلہ کے ابا کیا اسی وجہ سے کبھی آپ نے مجھ سے میرے بچوں سے محبت نہیں کی؟ کیونکہ آپ کے دل پر تو کوئی اور قابض تھا۔ آپ نے کالج تک تعلیم حاصل کی تھی، آپ اپنے ابا کا کاروبار بھی سنبھال چکے تھے، مگر آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی چھوڑ دیا۔ کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ ایک تھکا ہارا مزدور جس کے چہرے پر غربت کی داستان لکھی ہے، جس نے مجھے اور میرے بچوں کو غربت میں رکھا،
کبھی ہم پر توجہ نہ دی کیونکہ اس کی توجہ تو کسی اور کی طرف تھی۔ ابا کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ اماں نے ہماری سوتیلی بہن کو گھر میں تو رکھ لیا، مگر اب ابا اور اماں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا ہے، صرف ایک خاموشی رہتی ہے۔ ابا محنت مزدوری کر کے گھر کو چلانے اور قرض اتارنے میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ میں جب بھی اماں کی طرف جاتی ہوں اماں کی پلکوں پر آنسو دھرے رہتے ہیں۔ کیا معلوم کہ یہ سکوت اب کب ٹوٹے۔